बार बार कांग्रेस के लोग और हमारे राजनीतिक विरोधी ये दुष्प्रचार करते हैं कि ना बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हमने बीजेपी के साथ गठबंधन का दुष्प्रचार है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। हमने अपने वोट मांगे थे, हमने कांग्रेस के खिलाफ भी मांगे। दुष्यंत जी ने खुद एक पार्टी के खिलाफ ये बोला कि भाई हम जेजेपी बीजेपी पार्टी को जमना पार करा देंगे। तो ये भी बयान आ रहे थे कि भी बैब खट्टर का फोटो मोदी की, मतलब इस तरीके की बातें भी। हम गठबंधन में लड़े या अलग लड़े, लोहारू सीट पर हमारा मजबूत दावा है और लोहारू सीट अगर गठबंधन में लड़े तो भी जननायक जनता पार्टी का दावा उस पर मजबूत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्दीक संसार के अंदर। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि हमारे साथ है जेजेपी पार्टी के जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी फिलहाल एक नई कमान इनको संभाली है। बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी बहुत कम समय बचा है 2024 के चुनाव के अंदर, और हर पार्टी जो है वो कैसे ना कैसे करके जनता के सामने अपनी बातें लेकर के जा रही है, अपने वादे लेकर के जा रही है कि जनता को किस प्रकार से लुभाया जाए और 2024 की सत्ता के ऊपर काबिज की जाए। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और आपको भी बताइए सर कि पार्टी ने आपको एक नई कमान दी है प्रदेश संगठन धन्यवाद। सचिव की। धन्यवाद। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको संगठन सचिव की मतलब वो दिया है, तो संगठन को लेकर के आपका क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि फिलहाल जननायक जनता पार्टी को संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है और आप बहुत जल्दी देखोगे कि जुलाई के अंत तक जेजेपी आपको पूरे प्रदेश भर में एक नए फ्लेवर में नजर आएगी। अभी हमने नए जिला प्रधानों की नियुक्तियां की हैं, युवा जिला प्रधानों की नियुक्तियां की हैं, महिला सेल की जिला प्रधानों की नियुक्तियां की हैं और बाकी और संगठन की प्रक्रिया अभी जारी है। हम खास करके युवा और ऊर्जावान लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को जिले के और हल्के की कमान दे रहे हैं। जुलाई के अंत तक हमारा पूरा संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। मतलब ये था कि जब 2019 के अंदर एक नई पार्टी बन करके उभरी थी और पहला चुनाव जब जब जेजेपी ने लड़ा था, सामने दो पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर जिस पार्टी से निकले थे वो पार्टी भी थी, बीजेपी पार्टी भी थी, उनके खिलाफ वोट मांगे थे। और जब 10 सीटें पहली बार लेकर के आए थे तो शायद ये भी बना था कि भी हाँ, जेजेपी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी है और 10 से टिकट लेकर के जो है दावेदार के रूप में आई थी। डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन नारे लग रहे थे कि सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। तो क्या 2024 के अंदर उसी पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर के, क्योंकि अटकलें ये भी रहती हैं कि गठबंधन को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, तो 2024 का आप बताइएगा कि क्या रास्ता होगा जेजेपी पार्टी? मैं रोहित जी आपको एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो एक विरोधियों का दुष्प्रचार है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। हमने अपने वोट मांगे थे, हमने कांग्रेस के खिलाफ भी मांगे थे, आप पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी उसके खिलाफ भी मांगे थे, बसपा भी चुनाव लड़ रही थी। और हमारी पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक है, वो वोट बैंक हमें हमारी पार्टी को मिलता है। बेशक नाम पार्टी का कोई भी हो, लेकिन क्योंकि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टियां हैं, पहले हम इन लोगों में थे, चौधरी देवीलाल के जो समर्थक हैं वो हमें वोट करते हैं। इसी प्रकार जननायक जनता पार्टी का जो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, वो वोट बैंक हमें मिला। हमने किसी के खिलाफ वोट नहीं मांगे। विधानसभा त्रिवंशुक रही, बिना गठबंधन के कोई सरकार चल नहीं सकती थी और प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए और प्रदेश में विकास करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये गठबंधन किया। ये बार बार कांग्रेस के लोग और हमारे राजनीतिक विरोधी ये दुष्प्रचार करते हैं कि ना बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। और अगर मेरी राय आप व्यक्तिगत राय अगर मैं मेरी आपसे साझा करूं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि 2024 का विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी को 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बलबूते पर लड़ना चाहिए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री हर कार्यकर्ता देखना चाहता है। तो ना केवल मेरी इच्छा है बल्कि हर कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पे चुनाव लड़े और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का उप हटा करके उनको मुख्यमंत्री बनाए। जैसे आपने बताया कि भी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां भी एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप देखो पार्टियों की होते रहते हैं, लेकिन दुष्यंत जी ने खुद एक पार्टी के खिलाफ ये बोला कि भी हम जेजेपी बीजेपी पार्टी को जमना पार करा देंगे। उस समय ये भी बयान आ रहे थे कि भी बैब खट्टर का
फोटो मोदी की, मतलब इस तरीके की बातें भी आ रही थी। उसके बाद लोगों ने ये भी बोला कि भी खट्टर दुष्यंत ने लोगों के साथ में गलत किया है, कि भी वो चीज़ आप बता रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर जो है वो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आप खुद बोल रहे हैं कि भी पार्टी को लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग ये भी चाहते थे कि पहले सीएम बने, क्योंकि लोग बदला हुआ चेहरा देखना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के साथ में लोग थे पहले, बीजेपी को 5 साल देख चुके थे, भी नई पार्टी बनी थी, लोगों के नए विचार थे कि हमारे साथ कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से इन 5 सालों के अंदर जो है इतना कुछ जो लोग सोचते थे, लेकिन दुष्यंत जी का ऐसा कुछ बयान की बात करूं, जो पहले बीजेपी पार्टी को लेकर के आ रहे थे, वो अब तक ऐसा कुछ नहीं देखने को आया है, और अभी तक ऐसा कोई विचार भी नहीं आया उनका कि भी खुल करके कि भी हम आगे अकेले चुनाव लड़ेंगे। नेता उचित समय पे उचित बयान देते हैं। कार्यकर्ताओं की एक अपनी मर्जी होती है, कार्यकर्ताओं का अपना विचार और एक इच्छा होती है, कार्यकर्ता अपनी भावना कहीं भी व्यक्त कर सकता है। नेता अपने विचार उचित समय पे उचित स्थान पे ही करते हैं। रही उस टाइम बीजेपी के खिलाफ बोलने की बात, तो उस टाइम हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी सबके खिलाफ बोल रहे थे, और हम जनता से दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे थे। हम 46 सीट मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारी नई नवेली पार्टी थी, पार्टी बनते हमें जींद का उपचुनाव फेस करना पड़ा, 2 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव फेस करना पड़ा, और 4 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव आ गया। नया नया संगठन बना था, हम सारी तौर पे हम जनता की गलती भी नहीं बता रहे, क्योंकि इतना संगठित रूप से हम मजबूत नहीं हुए थे, और हमें 10 सीटें मिली। उसी का परिणाम है कि त्रिनसुख विधानसभा, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें एक सरकार प्रदेश को स्थायी देने के लिए हमने इनका समर्थन किया। रही बात आगे की चुनाव की, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये तो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मेरी और कार्यकर्ताओं की इच्छा मैं आपको बता चुका हूँ। रही जैसे लोहारू विधानसभा क्षेत्र की बात करें, लोहारू विधानसभा क्षेत्र चौधरी देवीलाल का परंपरागत गढ़ रहा है। हरियाणा गठन के बाद से ही, चाहे अब 67 का चुनाव लो, चाहे 72 का लो, चाहे 77 का लो, चाहे 82 का लो, चाहे 87 का लो, चाहे आप 2005 का 2000 का चुनाव लो, चाहे आप 2009 का चुनाव लो, चाहे आप 2014 का चुनाव लो, हमेशा से ये चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। और हम गठबंधन में लड़ें या अलग लड़ें, लोहारू सीट पर हमारा मजबूत दावा है, और लोहारू सीट अगर गठबंधन में लड़े तो भी जननायक जनता पार्टी का दावा उस पर मजबूत रहेगा। दावा ही नहीं, जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मतलब आपने एक बात साफ कर दी है कि भी लोहारू की जो अभी फिलहाल की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के भी अभी बात करें तो एक तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस व्यक्ति को टिकट मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोमवीर जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, 3 बार लोगों ने उनको नकारा भी है, और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है वो उनके पास होगी। राजवीर सिंह फरटिया एक अपना अलग वर्चस्व बना करके लोगों के साथ में जा रहे हैं। उधर से इनोला पार्टी छोड़ करके जो है वो राज सिंह अग्रवाल जी कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। जगदीप जी ने भी ऐलान कर दिया है कि कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। वरुण शौरान जी हैं, बीजेपी से हैं, वो खुद भी अपने आप को बता रहे हैं कि भी 2024 का एक सवाल या जवाब वाला 2024 के अंदर होगा। जेपी दलाल जी यहाँ से मंत्री हैं, और जज्बा पार्टी का आपने बताया है, तो एक हॉट सीट के रूप में रहेगी। और आपने खुद बताया कि भी बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के रूप में अगर बात करें तो जेजेपी अपना एक बड़ा उभार लेके लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि भी जेजेपी खुद अपने इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी, तो कौन कैंडिडेट आपके हिसाब से है? जैसे मैंने कहा, हमारा जेजेपी का लोहारू सीट पे हमेशा दावा रहा है, और हमारा गढ़ भी रहा है, पहले भी रहा है, आज भी है। तो जेजेपी हर हालत में लोहारू विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी कौन होगा ये तो समय आने पर हाईकमान फैसला करता है। बाकी रहा अपने दूसरे जो कैंडिडेट घूम रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, खाली लोहारू ही वोट सीट नहीं है, सारी विधानसभा क्षेत्रों में 15-15, 20-20 लोग टिकट के दावेदार हैं। सब अपने अपने सत्र पे प्रयास कर रहे हैं। वो तो आखिरी समय में निर्णय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसको किसको कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। टिकट की दौड़ तक सभी लोग प्रयास करते हैं। रही जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अब कांग्रेस को है तो बहुत पुरानी पार्टी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे पार्टी कहें। एक प्रधान के अलावा उसका कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई उसका संगठन नहीं है, कोई हल्का प्रधान नहीं, कोई जिला प्रधान नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष के अलावा कोई महासचिव, कोई सह सचिव, कोई सचिव, कुछ भी पद नहीं है।
तो मतलब लगातार जो है अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव रैलियाँ जो हैं वो कर रही है, कि विपक्ष आपके समक्ष लेकर के जा रही है। भिवानी के अंदर भी अभी एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें लोगों ने कहा है कि उभरती हुई सरकार होगी और बीजेपी पार्टी को अगर कोई सवाल दिखा सकती है, आईना दिखा सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। भिवानी रैली को लेकर के क्या? भिवानी में जो 9 तारीख को कांग्रेस का जो विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम था, पहली बात तो मैं कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष किसके समक्ष प्रोग्राम कर रहा है। विपक्ष और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही कांग्रेसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा भिवानी का जो इनका विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, वो सारा का सारा शो किरण चौधरी को ले डाउन करने का और इसी तरह का प्रचार किया गया। इन सारे लोगों के पास अपने अपने 1,000, 1,500, 2,000 आदमी हैं। उनको सबको ये टोल बनाए लिए घूमते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सरकार के सामने इस विपक्ष ने क्या प्रदर्शन किया? इनका कहीं न तो कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि किरण चौधरी की मौजूदगी ना होना, कुमारी शैलजा की मौजूदगी ना होना, सुरजेवाला की मौजूदगी ना होना, मतलब कहीं न कहीं एक गुट जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। गुट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस में बहुत घोर गुटबाजी और बहुत हाई सतर की गुटबाजी है और सारे ना तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए। सारे अपने आप में लड़ रहे हैं। देश में ये एक अनोखी पार्टी है जिसको विपक्ष नहीं, कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराते हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। कांग्रेसी ही कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर ले जाएंगे। पिछली बार 30 सीटें आ गई थी, इसके बाद इस बार आधी भी आती नजर नहीं आ रही। अगर ऐसे ही जूतियों में खीर बढ़ती रही तो कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा में नहीं बचेगी। कहीं न कहीं मतलब आपके सवाल में एक चीज़ निकल कर के आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 31 सीट जो हैं, वो पीछे ली थी, और अब की बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो अलग-अलग जगह पे जा रहे हैं, तो जो उनके साथ में नज़र आने चाहिए, वो लोग साथ नज़र नहीं आ रहे। तो इसका कहने का मतलब वो आपसी अपनी खुद की दावेदारी मजबूत करने के लिए दूसरे हलकों के अंदर जा रहे हैं। आपकी पार्टी राजस्थान के अंदर एंट्री कर चुकी है। कहीं न कहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को पूर्णतः जब सँभाला माना है जब जब आपकी पार्टी के अंदर कोई ना कोई सीएम बन के या फिर एक राज्य आप अपना कर ले, तब दूसरे राज्य के अंदर एंट्री करनी चाहिए। अभी राजस्थान को लेकर के क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 82 में उदय हुआ तो इन्होंने अपना प्रचार प्रसार पूरे देश में किया। इनकी सरकार तो कहीं भी नहीं थी। मात्र 82 में 2 इनके सांसद बने थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का गठन किया। इसी तरह हम भी बेशक, चाहे हमारी नई पार्टी है, अभी सारी हमारी 5 साल की पार्टी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारे पास युवा नेतृत्व है और हमारे पास बहुत लंबे समय तक चलने वाला नेतृत्व है, हम न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली, हिमाचल, पंजाब में भी अपने संगठन का विस्तार करेंगे। हम गुजरात में भी अपने संगठन का विस्तार करेंगे। जैसे आपने राजस्थान का सवाल किया, राजस्थान में हमने संगठन का लगभग आधा गठन कर दिया। हमने प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष, कई प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बनाए हैं और अभी हमने कोटपुतली में एक विशाल जनसभा करके लोगों के बीच जाने का एक आगाज कर दिया है। और आगामी 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलाल की जो जन्म दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वो इस बार का 25 सितंबर का जन्मदिन चौधरी साहब का हम सिक्कर में मनाने जा रहे हैं, जो कि उनकी लोकसभा भी रही है, जहाँ से वो सांसद बन के देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। वहाँ से हम उनका जन्मदिन मना के राजस्थान में पूर्ण रूप से अपनी सक्रियता चालू करने का, जारी रखने का काम करेंगे। और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि राजस्थान का सह प्रभारी भी मुझे बनाया गया है। मैं अगले विधानसभा चुनाव तक लगातार राजस्थान में ही रहूँगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हमने 2003 में भी, जब हमारी पार्टी इन लो होती थी, हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा था। हमने 1.5-2 साल वहाँ गतिविधियाँ चलाई। हमारे 6 विधायक बने थे। हमारे 12 विधायक दूसरे नंबर पर रहे थे। 20-22 के करीब प्रत्याशी 2,000 से नीचे वोटों से हारे थे और हमारा प्रदेश में पूरा संगठन था। बीच में ऐसे हालात बने कि हम नहीं संभाल पाए। उस संगठन को हम दोबारा से खड़ा करके, क्योंकि राजस्थान चौधरी देवीलाल जी की और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि है। अजय सिंह जी भी सिक्कर की दातारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, नूर से विधायक रहे हैं। तो इस तरह देख के हम राजस्थान में पूरा संगठन खड़ा करेंगे और बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि हरियाणा की अकेले या फिर किसी के साथ हो सकता है? क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल जी हैं वो भी कहीं न कहीं उनका झंडे की बात करें या डंडे की बात करें तो मिलता-जुलता नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं उनके साथ भी जाने की बात हो।
समय आने पर ये देखा जाएगा। जहाँ तक संभावना है, अगर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की बात बनी तो उस पर विचार करेंगे, नहीं तो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही जैसे हरियाणा की सरकार का ताला जेजेपी की चाबी ने खोला, अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा का ताला भी जेजेपी की चाबी खोलेगी। देखिए, नई नवेली पार्टी जिस प्रकार से बताया कि 5 साल की पार्टी हरियाणा में अपना वर्चस्व बना रही, 10 सीटों के साथ आए, डिप्टी सीएम बने और राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। चौधरी देवीलाल जी की बात करें, अजय सिंह चौटाला जी की बात करें, उन्होंने राजस्थान के अंदर बताया कि अपना कर्म भूमि रही है, अलग अलग क्षेत्र से वो विधायक भी रहे हैं। और जो बातों ही बातों के अंदर नजर आया, तो कहीं ना कहीं 2023 के अंदर जो है वो आप लोग राजस्थान में भी एंट्री करना चाहते हैं। राजस्थान की एंट्री के बाद में, जस्ट उसके बाद में हरियाणा के अंदर भी चुनाव है। लोगों से भी बातचीत करना चाहूंगा कि भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग अपनी जो राय देना चाहते हैं जेजेपी पार्टी को लेकर के, बीजेपी पार्टी को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोबारा मौका मिले तो कहीं ना कहीं हम इनके सामने सवाल जरूर रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से हमने विजय सिंह गोहड़ा जी से बातचीत की, अगली वीडियो में हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।